नेशनल वुमेन कमीशन की पर्टिकुलर बात करें तो आप सभी को मैंने बताया था कि नेशनल वुमेन कमीशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। हमने देखा था नेशनल वुमेन कमीशन का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो वुमेन को प्रोटेक्ट करना, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, वुमेन डिग्निटी को मेंटेन करना, ये उसका मेन है। लेकिन यहां पर नेशनल वुमेन कमीशन में जो फीमेल चेयरपर्सन्स है उन्हीं के थ्रू कई बार ऐसे कुछ बयानबाजियां की गई है जिनको लेकर कई सारे डिस्प्यूट्स हो गए, कई सारे विवाद उत्पन्न हुए। बस उन्हीं के बारे में आज आपको ब्रीफली यहां पर बता रहा हूं। बाकी डिटेल डिस्कशन हम नहीं यहां कर रहे क्योंकि जब हम मेंस की क्लास में जाएंगे तो मेंस की क्लास में हम लोग डिटेल में उसकी डिस्कस करेंगे, वही तो उसकी कमियां। सबसे पहली बात एक जो आप लोगों ने बोला मैं आपको बताऊं, सेक्शन नंबर 497 ऑफ आईपीसी इंडियन पैनल कोड, उसको लेकर एक डिस्प्यूट कराइज हुआ था नेशनल वुमेन कमीशन की बयानबाजी। सब जरा समझ लीजिए क्या, अगर हिंदी में बताऊं तो इसे कहते हैं जारता और अंग्रेजी में यह कहलाता है एडल्ट्री। बिल्कुल ये एक ऑफेंस था नेशनल आपके इंडियन पैनल कोड में, अब ये हट गया इसलिए मैंने था वर्ड यूज किया। ये थोड़ा सा ना अजीब टाइप का ऑफेंस था। इस ऑफेंस में क्या था आपको पता है, यहां पर उन्होंने ये क्लॉज बनाया था, अगर कोई भी ऐसा मेल है जो किसी अनादर मेल की वाइफ के साथ उस वाइफ की कंसेंट से सेक्सुअल रिलेशन में है तो इन दैट कंडीशन वो जो मेल सेक्सुअल रिलेशन रखता है वो पनिश किया जाएगा फॉर एन ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री। चलो इसको एक एग्जांपल से समझो, आप ज्यादा आसानी से समझ पाए। मान लीजिए 3 पर्सन्स हैं, ए, बी एंड सी। ए जो है ये हस्बैंड है, बी जो है ये वाइफ है और सी जो है ये बॉयफ्रेंड है इसका, वाइफ का। थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन आप इसके बेसिस पे इसे आसानी से समझ पाए। अब मान लीजिए यहां पर इस ए की कंसेंट के बिना, क्योंकि ए का तो यहां ए तो विक्टिम है, इस ए की कंसेंट के बिना इन बी और सी के बीच में सेक्सुअल रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन है, तो यहां पर एडल्ट्री का ऑफेंस ये कहता था कि इस ए को पनिश किया जाएगा, सॉरी इस बी को माफ कीजिएगा, है ना। यहां पर ये कहता था कि ये जो बी है इसको पनिश किया जाएगा, मतलब ये जो बॉयफ्रेंड है इसको पनिश किया जाएगा। ए की बात करें तो ये तो विक्टिम है, और अगर बी की बात करें तो भले ही बी ने ही क्यों ना सेड्यूस किया हो, उसी ने सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए क्यों ना उकसाया, ऐसी कंडीशन में भी पनिश यहां पर ये बी नहीं होगी, लेकिन ये जो बॉयफ्रेंड सी है ये पनिश होगा। ये एडल्ट्री का ऑफेंस। अब आप बताइए, थोड़ा सा लड़कियां ऐसा मत सोच के चलिएगा, आप लोगों में से जो मुझे जानते हैं मैं बता दूं, मैं बिल्कुल लड़की विरोधी नहीं हूं, है ना, लेकिन जो सच्चाई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और यहां पर यही डिबेट का एक सब्जेक्ट रहा, उन्होंने कहा कि ये सेक्शन जो है ये सही नहीं है और आप यहां पर इस बी को भी पनिश कीजिए। जब ऑफेंस में दोनों इक्वली यहां पर है तो उन दोनों को पनिश किया जाना चाहिए, जैसा अमित साहू ने भी अपने थॉट्स दिए कि बिल्कुल ये बात है ना। अब यहां पर जब अंग्रेजों ने लॉ बनाया तो उन्होंने अपने यहां पर ऐसे सेक्शन में उस बी को पनिश नहीं किया, उन्होंने कहा चाहे बी ने ही सेड्यूस किया हो लेकिन यहां पर ये जो पर्सन यानी बॉयफ्रेंड है ये पनिश किया जाएगा। इसको लेकर कई बार कोर्ट में पिटिशंस फाइल, कोर्ट ने हर बार उस पिटिशन को रिजेक्ट किया, और जब नेशनल वुमेन कमीशन ने बात की तो नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन ने ये थॉट्स यहां पर बताए। उन्होंने ये कहा कि ये तो उस वुमेन की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो किसके साथ सेक्सुअल रिलेशन रखना चाहती है, अपने हस्बैंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ। क्या आपको लगता है इंडिया जैसे कंट्री के लिए इस तरह की विमेन के लिए यहां पर ऐसी बातें करना सही है? आपको यहां पर यह सोचना होगा कि फ्रीडम तो है तो फिर इसको भी पनिश क्यों कर रहे हो। अगर फ्रीडम ही की बात हो रही है तो फ्रीडम तो मेल फीमेल दोनों के लिए होती, तो आप इसको भी पनिश मत कीजिए। बस यही मुद्दा रहा और इसी बारे की जो बयानबाजियां यहां पर की उस कंडीशन के कारण यहां पर वुमेन कमीशन की क्रिटिसाइज। अब जो केस का यहां पर नाम मैंने बता, आप लोगों में से किसी ने मुझे बताया है ना, उसी केस की डिस्कशन हम यहां पर कर रहे हैं। वो केस है जोसेफ शाइन। जोसेफ शाइन का एक केस हुआ और इस केस में इन 2018 यही मैटर अराइज हुआ था कि क्या इस कंडीशन में यहां पर इस बी को भी पनिश नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने व्यूज सबमिट किए और उन्होंने कहा जाने दो, अब इस सी को भी पनिश मत करो। इसका मतलब उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने ये कह दिया आफ्टर जजमेंट ऑफ जोसेफ शाइन केस फ्रॉम 2018 सेक्सुअल रिलेशन विद कंसेंट of another person's wife is not an offense in India। ये चीज उन्होंने यहां पर क्लियर कर दी। बात समझ में आई आपको? तो उन्होंने यहां पर क्या कह दिया,
अब इस कंडीशन में एडल्ट्री का ऑफेंस होगा ही नहीं। एडल्ट्री के लिए यहां पर उन्होंने एक तरीके से उसे परमिटेबल कर दिया और उन्होंने कहा यहां पर कि ना तो वो लेडी पनिश होगी और ना ही उसका बॉयफ्रेंड पनिश होगा, बट फिर भी ये तो स्टिल हमारा विक्टिम है, तो इसके लिए उन्होंने यहां पर एक क्लॉज एप्लीकेबल किया। उन्होंने कहा अगर ये जो हस्बैंड है ये प्रूफ कर देता है कि उसकी वाइफ एडल्ट्री कंडीशन में और इस बेसिस पर अगर वो चाहे तो अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकता है। ठीक, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अमित भाई डोर क्लोज कर दीजिए प्लीज। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यही चीज यहां पर बताई गई है और इसी में उन्होंने जोसेफ शाइन का केस था। ये बिल्कुल वही सेक्शन 497 आईपीसी में एडल्ट्री का पनिशमेंट था प्रशांत तिवारी। 5 साल की सजा होती थी पहले इस पर्सन को, लेकिन फ्रॉम 2018 अब इंडिया में ये पनिशेबल नहीं है। इसको राइट टू एक्सप्रेशन में आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का पार्ट माना, फंडामेंटल राइट कंसीडर किया कोर्ट ने और उन्होंने ये कह दिया अब इंडिया में किसी भी पर्सन का अनादर पर्सन की वाइफ के साथ उस वाइफ की कंसेंट से सेक्सुअल रिलेशन ऑफेंस नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इस बी की कंसेंट नहीं होती तो सीधा सीधा रेप में कंसीडर हो जाता, लेकिन कंसेंट है इसलिए यहां पर इसको क्या मान लिया जाएगा कि ये यहां पर अब ऑफेंस नहीं। बात समझ में आ गई आपको? एडल्ट्री क्लियर हुआ? तो ये था सबसे पहला डिस्प्यूट जो कि वुमेन कमीशन ने अराइज किया था। क्लियर? 2018 की बात चली तो एक और बात ध्यान रख लीजिए यहां पर। हाँ, ए के फेवर में कुछ नहीं बचा कार्तिक, ए के फेवर में इतना बचा है वो अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री। मतलब अगर वो ये प्रूफ कर दे कि उसकी वाइफ एडल्ट्री की कंडीशन में है तो वो अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकता है। एक चीज और, अगर ये प्रूफ कर दिया उसने यहां पर तो इन दैट कंडीशन उसको अपनी वाइफ को कोई कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। वैसे देखा तो जरूरत भी क्या है, ये सी करेगा ना कंपनसेट फिर वाइफ को। बात समझ में आई? तो मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं। एक 2018 की बात चल रही तो 2018 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी और वो था दूसरा वाला प्यार मोहब्बत, यानी जिसे आप कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी। बिल्कुल, होमोसेक्सुअल, ये भी 2018 का ही डिसीजन है। तो 2018 के यहां पर इंडिया में दो चीजें कही। उन्होंने कहा एडल्ट्री इज नॉट एन ऑफेंस एंड होमोसेक्सुअलिटी विथ कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज इज नॉट एन ऑफेंस इफ इट इज हैपनिंग इट एट एनी प्राइवेट प्लेस। मतलब अगर दो लड़के हैं आपस में, दोस्ताना वाला उनका रिश्ता है और अगर ऐसा रिश्ता उनका किसी पब्लिक प्लेस पर ना होकर प्राइवेट प्लेस में, तो इन दैट कंडीशन यहां पर क्या माना जाएगा? अब वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और दोनों एडल्ट्री हो या होमोसेक्सुअलिटी हो, या आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में राइट टू फ्रीडम में उन्होंने इसे फंडामेंटल राइट कंसिडर किया था। अच्छा क्वेश्चन पूछा रविंद्र मंडलोई ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर कोई लेडी ये प्रूफ कर देती है कि उसका हस्बैंड अनादर किसी वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशन में है, इन दैट कंडीशन उस लेडी को क्या राइट है? वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती। सजा मिलने का तो अब कॉलम नहीं, डिवोर्स ले सकती, बस यही चीज यहां पर। कंपनसेशन मिलेगा, यहां पर डैमेजेस मिलेंगे, यहां पर मेंटेनेंस देना पड़ेगा बीवी का, बच्चे का, सबका, लेकिन बाकी पनिशमेंट उस हस्बैंड को नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। याद रखिए, कितने भी साल से रिलेशन में है, लड़की कभी भी ये केस कर सकती है, यहां पर ब्रेकअप होने के बाद या रिलेशन में रहते हुए कि मेरे साथ रेप हुआ। एक बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट इंडिया में जो लागू हो चुका है उसको आप ध्यान रख लीजिए, दैट इज मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार। आप लोगों में से कुछ को बहुत अजीब लग रही होगी बात, लेकिन इंडिया में आए दिन ऐसे केसेस फाइल हो रहे। सुप्रीम कोर्ट रोज नए नए जजमेंट सुना रही है इन केस ऑफ मैरिटल रेप। उन्होंने कहा सेक्सुअल रिलेशन अगर हस्बैंड वाइफ के बीच भी बन रहा है तो वाइफ की कंसेंट प्लस वाइफ की विल होना जरूरी है, अदरवाइज उसे मैरिटल रेप कंसिडर कर लिया। तो यहां पर कोई लड़की ब्रेकअप के बाद इस तरह का कोई भी चार्ज लगा सकती है और इन दैट कंडीशन बर्डन ऑफ प्रूफ उस लड़के पर होता है कि यहां पर वो प्रूफ करे कि हमारे बीच जो भी रिलेशन था वो म्यूचुअल कंसेंट से था। वो प्रूफ कैसे करना है वो कोर्ट को भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 375 यही रेप है, सुनील यादव, वही बताया मैंने। चलिए एक और डिस्प्यूट देखिए। डिस्प्यूट यहां पर ये है, एक केस हुआ था इन 2009। एक पब में कुछ गर्ल्स गई थी और यहां पर पब में जब वो गर्ल्स गईं तो यहां पर जो कुछ बॉयज का ग्रुप था उन्होंने उनको जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए मजबूर किया। लड़कियों ने वहां पर जब इसकी शिकायत दाखिल की, उन्होंने यहां पर ये कहा कि यहां पर जो है हमारे साथ मिसबिहेव किया गया। इन दैट कंडीशन यहां पर जो
महिला कम आयोग था, आपका नेशनल वुमेन कमीशन था, उन्होंने यहां पर क्या बोला? उन्होंने यहां पर यह कहा महिलाएं पब में जाती ही क्यों है? ये क्या महिलाओं के जाने लायक जगह है? ऐसी जगह पर अगर आप जाओगे तो बिल्कुल आपके साथ इस तरह की चीजें होने की पॉसिबिलिटी होगी। आप बताइए एक नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन को जिसका कि काम वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, क्या उनको इस तरह की बातें करना शोभा देता है? बिल्कुल नहीं। बहुत ज्यादा यहां पर जो है वो यहां पर महिला आयोग द्वारा जो है बहुत ज्यादा इस तरह की बातें कही गई, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा यहां पर क्रिटिसाइज किया गया है ना। यहां पर उनके थ्रू ये कहा गया कि इस तरह की बयानबाजी से कहीं ना कहीं ये शो होता है कि जो लड़कियां हैं मतलब महिलाएं हैं वो खुद ही एक दूसरी महिला के दुश्मन है। वो यहां पर एक क्वेश्चन यहां पर जो लोगों के दिल में उठा वो ये था, क्या पब, थिएटर, डिस्को कहीं पर भी इनमें ऐसा मेंशन होता है कि यहां पर वुमेन की एंट्री प्रोहिबिटेड है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब राइट टू फ्रीडम मेल को है तो फीमेल को क्यों नहीं होगा? बात समझ रहे हैं? चलिए एक बात करते हैं, 2013 का एक केस हुआ था, उस केस के बारे में। यहां पर एक अप्रोक्स 17 इयर्स की गर्ल थी, जब एक बार वो अपने घर आ रही थी तो यहां पर जो बॉयज का एक ग्रुप था उन्होंने उसे मॉलेस्ट किया, और जब उसने विमेन कमीशन में कंप्लेंट फाइल की तो विमेन कमीशन की चेयरपर्सन थी उस वक्त ललिता कुमार मंगलम। ललिता कुमार मंगलम ने यह स्टेटमेंट दिया, बोले उस लड़की के कपड़े देखे थे आपने? किस तरह के कपड़े पहनी थी वो लड़की? अगर आप इस तरह के कपड़े पहनेंगे तो आप तो खुद ही लड़कों को इनवाइट कर रहे। ये एक बयान 17 साल की इतनी कम उम्र की बच्ची के लिए यहां पर दिए गए नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन के बारे में के द्वारा ये सब दिए गए बयान। तो यहां पर ये सारे के सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिससे कि ये शो हो जाता है कि वुमेन चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन अगर वो थिंकिंग ऐसी रखेगी तो यहां पर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बात समझ में आई आपको? तो ये सारा का सारा कुछ डिस्प्यूट्स था जो हमने यहां पर डिस्कस किया। अब आते हैं हमारे रेगुलर टॉपिक की तरफ, दैट मींस मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, एमपी स्टेट वुमेन कमीशन। हम लोगों ने नेशनल वुमेन कमीशन पढ़ लिया है। आप ये मान के चलिए अप्रॉक्स 60% पोर्शन जो है यहां पर वैसा ही है जैसा नेशनल वुमेन कमीशन में, बस आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें डिफरेंट मिलेंगी, उनको आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। सबसे पहली बात जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है वो ये है कि मध्य प्रदेश में स्टेट वुमेन कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ। So in Madhya Pradesh, State Women Commission was established according to the provisions of a law that is known as Madhya Pradesh Rajya Mahila Ayog Adhiniyam, that is Madhya Pradesh State Women Commission Act 1995. Very important question, क्योंकि आपके जितने स्टेट्यूटरी कमीशन है, चाहे वो मानव अधिकार आयोग हो या फिर चाहे वो आपका बालक वाला आयोग हो, चाहे फिर वो आपका सूचना आयोग हो, इन सभी में एक लॉ जिसमें नेशनल कमीशन को एस्टैब्लिश किया जाता है, उसी लॉ में स्टेट कमीशन के भी एस्टैब्लिशमेंट का प्रोविजन मेंशन किया। बट यहां पर विमेन कमीशन इसका एक एक्सेप्शन, एक अपवाद है, जिसमें नेशनल विमेन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था। हमने देखा नेशनल विमेन कमीशन एक्ट 1990 के अकॉर्डिंग, लेकिन मध्य प्रदेश में स्टेट विमेन कमीशन एस्टैब्लिश हुआ है अकॉर्डिंग टू द मध्य प्रदेश स्टेट विमेन कमीशन एक्ट 1995। तो ये पहला क्लॉज था जो आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा। According to the section 3 of the मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन एक्ट, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राज्य महिला आयोग का गठन किया जाएगा, ऐसा प्रोविजन मेंशन किया गया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन एक्ट 1995। तो आपने मध्य प्रदेश में जो एक अधिनियम लागू किया, जो मध्य प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया, उन्होंने एक कानून बनाया मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, और उस अधिनियम की धारा 3 में यह प्रोविजन किया गया कि मध्य प्रदेश सरकार जो है, मतलब हमारी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो मध्य प्रदेश राज्य में एक स्टेट वुमेन कमीशन को एस्टैब्लिश करेगी। ये प्रोविजन यहां पर बनाया। सावन, मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया। यहां पर स्टेट वुमेन कमीशन एक्ट पार्लियामेंट से नहीं, ये वाला एक्ट जो है वो स्टेट वुमेन कमीशन से, आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट से बनाया, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश में फर्स्ट विमेन कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन पूछा था, हो सकता है आपके सामने अगले किसी एग्जाम में विमेन कमीशन पूछ जाए। सो इन मध्य प्रदेश फर्स्ट विमेन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूट ऑन 23 मार्च 1998। 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश में पहला महिला आयोग गठित किया। जरा मुझे फटाफट जवाब दीजिए, देश में पहला राष्ट्रीय महिला आयोग किस डेट को कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? फटाफट रिप्लाई करिए। इंडिया में फर्स्ट विमेन कमीशन किस डेट को एस्टैब्लिश हुआ था? ठीक, 31 जनवरी 1992 है ना। कुछ लोग 31 जनवरी 1990 लिख रहे जैसे शुभम, गलत है आपका। 1990 का वो लॉ है जिसके बेसिस पर 1992 में 31 जनवरी को विमेन कमीशन को एस्टैब्लिश किया। मध्य प्रदेश की बात की जाए यहां पर तो मध्य प्रदेश में 1995 का लॉ है और उसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 23 मार्च 1998 को इंडिया में मध्य प्रदेश में स्टेट वुमेन कमीशन एस्टैब्लिश हुआ। हमने देखा ऐसे सारे के सारे कमीशंस जो अकॉर्डिंग टू अ लॉ कॉन्स्टिट्यूट होते हैं वो कैसे कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सांविधिक, मतलब स्टैट्यूटरी। बात अगर मध्य प्रदेश वुमेन कमीशन की जाए तो इसका भी तो गठन जो है, इसका भी तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ के अकॉर्डिंग हुआ। तो ये एक कैसा आयोग है? ये एक संवैधानिक निकाय, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी। तो अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द नेचर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन, आपका जवाब होना चाहिए द नेचर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग एक सांविधिक या विधिक निकाय। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं इसका कंपोजिशन की। देखो बार बार मैं रिपीट करवाता रहूंगा, है ना, आप लोग थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखेंगे। और वन मोर थिंग, पुराना याद होना जरूरी। अगर हम मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन के कंपोजिशन को देखें तो इसमें एक चेयरपर्सन है और 6 अदर मेंबर्स हैं। कुछ बुक में गलत है, 5 लिखा है, यहां पे मैं क्लियर कर दे रहा हूं। मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन में 1 चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स हैं। जरा जल्दी से बताइए कि भारतीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य हैं? अपार्ट फ्रॉम चेयरपर्सन कितने हैं? बिल्कुल ठीक, 5 है वहां पर, याद रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम चेयरपर्सन देयर आर टोटल 5 मेंबर्स इन नेशनल वुमेन कमीशन, वेयर एज अपार्ट फ्रॉम चेयरपर्सन देयर आर टोटल 6 मेंबर्स इन स्टेट वुमेन कमीशन। बस ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स है ना बच्चों, ये एग्जाम हॉल में हमसे गलती करवा सकती है, इसीलिए हमें यहां पर इसे बहुत ध्यान से देना। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए दैट इन मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, चेयरपर्सन सहित कुल कितने मेंबर्स है, तो हम क्या लिखेंगे? 7 है। अगर नेशनल वुमेन कमीशन में इंक्लूडिंग आता है तो वहां 6 है। चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं इन 6 मेंबर्स के जो क्वालिफिकेशन है उनके, पहले यहां पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, ध्यान दीजिएगा। आयोग के इन 6 मेंबर्स में से एक मेंबर एससी, एक एसटी और एक अदर बैकवर्ड क्लासेस का होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों में से कोई एक, जैसे हमने नेशनल वुमेन कमीशन में देखा था कि नेशनल वुमेन कमीशन में एक मेंबर एससी और एक मेंबर एसटी का होता है। इसी तरीके से इस वुमेन कमीशन में एक मेंबर एससी, एक मेंबर एसटी और एक मेंबर ओबीसी का होगा। मतलब जो 6 मेंबर्स हैं, इन 6 मेंबर्स में से 3 पोस्ट रिजर्व है, बाकी की चेयरपर्सन पोस्ट पर किसी भी कास्ट के पर्सन यहां पर अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात करते हैं उसी मेंबर सेक्रेटरी के बारे में जो कि वहां पर भी हमने देखा था, यहां पर भी है। ठीक, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि कमीशन में एक मेंबर सेक्रेटरी भी होगा, यानी सदस्य सचिव भी होगा, जो कि उसका सीईओ होगा और वो कमीशन का एक पार्ट होगा। क्या बोला उन्होंने यहां पर? एक मेंबर सेक्रेटरी होगा एसडब्ल्यूसी स्टेट वुमेन कमीशन में, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा और कमीशन का एक पार्ट होगा। लेकिन ये क्या उसका मेंबर होता है? तो मैं बता चुका हूं, स्टेट वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन या कोई भी स्टैट्यूटरी कमीशन हो, वेदर नेशनल और स्टेट, कहीं पर भी मेंबर सेक्रेटरी जो होता है वो मेंबर्स में इंक्लूड नहीं होता। बात ही देखिए ना उसकी, हिंदी आप इंग्लिश देखिए, वो एक अधिकारी है, ऑफिसर है वो, तो वो ऑफिसर मेंबर कैसे होगा? वो तो यहां पर मेंबर के रूप में होता है। ठीक, हाँ अमन, एक से ज्यादा हो सकते हैं, यहां तो मिनिमम बोला है बेटा, मैक्सिमम की कोई बात नहीं। सावन वो मेंबर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आप लोग फिर वही कर रहे हैं, आप लोग मेरी लिंक तोड़ रहे हैं। मैंने आप लोगों से कहा आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जब मैं बोलूं तब पूछिए प्लीज। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे।
ध्यान दीजिएगा यहां पर, अब हम लोग क्वालिफिकेशंस का डिस्कशन करने वाले हैं और क्वालिफिकेशन वेरी वेरी आईएमपी। हम लोगों ने नेशनल वुमेन कमीशन के भी चेयरपर्सन मेंबर्स का क्वालिफिकेशन देखा था। हम लोगों ने क्या बोला था, यहां पर हमने कहा था जो चेयरपर्सन है वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, ऐसा पर्सन जिसने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया वुमेन इंटरेस्ट में। हमने मेंबर्स में यहां पर कुछ फील्ड कही थी, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल सर्विस, इस तरह की फील्ड्स के कोई भी नॉलेज, वाइड नॉलेज और एक्सपीरियंस रखने वाले पर्सन यहां पर अपॉइंट किए जाएंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। अब आते हैं मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन के जो मेंबर्स हैं चेयरपर्सन, उनके क्वालिफिकेशन। यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ध्यान देना हो। देखिए जरा, अध्यक्ष के रूप में ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा जो ऐसी महिला हो, मतलब उन्होंने यहां पर मैंडेटरी कर दिया कि स्टेट वुमेन कमीशन में जो चेयरपर्सन होगा वो एक एमिनेंट वुमेन होगी, एक प्रतिष्ठित महिला होगी, जो चाहे सोशल वर्कर हो या जिसने अपने लाइफ को क्या किया और डेडिकेट कर दिया हो फॉर वुमेन इंटरेस्ट। तो यहां पर बच्चों ध्यान दीजिए, जहां नेशनल वुमेन कमीशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि वो मेल होगा या फीमेल होगा चेयरपर्सन, वहीं मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन में स्पेसिफिक मेंशन कर दिया जो चेयरपर्सन है ही शैल बी अ वुमन, वो केवल महिला ही होगी। और ऐसी महिला कौन होगी, जो या तो सोशल वर्कर हो या जिसने अपनी लाइफ को क्या कर दिया हो, समर्पित कर दिया, डेडिकेट कर दिया हो टुवर्ड्स वुमेन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये पहली बात आपको याद रख। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स में भी डिफरेंस है। वहां जहां हमने ये देखा था कि भाई कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ने बताते, उन्होंने कुछ फील्ड्स बता दी, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, सोशल वर्क, इनमें से मेंबर्स अपॉइंट किए। लेकिन यहां ऐसा नहीं, यहां 6 मेंबर्स के बकायदा कैटेगराइजेशन हुआ है, किस फील्ड से कितने कितने। वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, जरा ध्यान से समझिए। उन्होंने कहा ये जो 6 मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे, इन 6 मेंबर्स में से 1 मेंबर जो होगा वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर होगा। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी, मतलब इस 6 मेंबर्स में से एक मेंबर हमेशा एक गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, मेंबर्स में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं, लेकिन यहां पर जो मेंबर होगा वो एक मेंबर गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, पहली बात। दूसरा, एक मेंबर जो होगा वो प्रतिष्ठित अधिवक्ता, जिसे आप वकील कहते हैं, वो होगा, मतलब 1 मेंबर शैल बी एन एमिनेंट एडवोकेट। ये बात आपको याद है। तो हमने देखा टोटल 6 मेंबर्स है, 6 मेंबर्स में से 1 मेंबर कौन हुआ, एक गवर्नमेंट ऑफिसर हुआ, और 6 मेंबर्स में से एक और मेंबर कौन हुआ, ये हुआ एक एमिनेंट एडवोकेट। मतलब 2 मेंबर्स के क्वालिफिकेशन आ गए। अभी बच्चे 4 मेंबर्स, उन 4 मेंबर्स के क्या क्वालिफिकेशन देखिए। 4 मेंबर, इन 4 मेंबर्स के लिए उन्होंने यहां पर कहा है ये जो 2 इनमें से मेंबर होंगे ये एमिनेंट सोशल वर्कर होंगे। ये बात आपको, रेपुटेटेड सोशल वर्कर्स होंगे 2 मेंबर, और जबकि 2 मेंबर जो होंगे वो ऐसे होंगे जिन्हें वुमेन हेल्थ और उनके एजुकेशन का एक्सपीरियंस हो। वुमेन हेल्थ या एजुकेशन के एरिया के एक्सपर्ट मेंबर्स जो हैं उन लोगों को यहां पर अपॉइंट किया जाएगा। ये बात आपको याद है। तो ये 6 मेंबर्स, इनका जो कैटेगराइजेशन है वो हमने यहां पर देख लिया। हमने देखा 6 मेंबर्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उन्होंने कहा 1 मेंबर जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, 1 जो है हमने देखा एडवोकेट है, 2 मेंबर्स में हमने यहां पर क्या देखा, ये 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि सोशल वर्कर हैं, और इसके साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो 2 मेंबर्स होंगे वो वुमेन हेल्थ और एजुकेशन जो है उससे रिलेटेड पर्संस होंगे। ये कैटेगराइजेशन है इन 6 मेंबर्स का। एक बार रिपीट करेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री की बात करूं चाहे मेंस की बात करूं, आपको पता होना चाहिए। देखिए वापस हमने देखा स्टेट वुमेन कमीशन में एक चेयरपर्सन होगा, 6 मेंबर्स होंगे। चेयरपर्सन के क्वालिफिकेशन में सिर्फ एक ही चीज मेंशन की गई, चेयरपर्सन शैल बी अ वुमन, केवल महिला ही चेयरपर्सन होगी, लेकिन उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं। उन्होंने कहा चाहे वो सोशल वर्कर हो सकती है या ऐसी कोई भी एमिनेंट वुमन हो सकती है जिसने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया टुवर्ड्स वुमेन इंटरेस्ट। मेंबर्स में कैटेगराइजेशन है 1 मेंबर शैल बी एन ऑफिसर। अभी किस रैंक का होगा ऐसा क्वेश्चन पूछा है यहां पर, तो मैं बता दूं स्पेसिफिक कोई रैंक मेंशन नहीं की गई। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट जब अपॉइंट करेगा तो रैंक वही डिसाइड
डिसाइड करेगा नोटिफिकेशन के थ्रू। एक मेंबर जो होगा वो एमिनेंट एडवोकेट होगा। ये एडवोकेट प्राइवेट एडवोकेट, गवर्नमेंट एडवोकेट कोई भी हो सकता है, यहां पर याद रखिएगा। 2 मेंबर्स जो होंगे वो रेपुटेटेड सोशल वर्कर्स होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। वेयरएस जो 2 मेंबर्स होंगे वो ऐसे पर्सन होंगे जिन्हें वुमेन इंटरेस्ट में, मतलब वुमेन हेल्थ और वुमेन एजुकेशन के एरिया का नॉलेज हो, उनका एक्सपीरियंस हो। तो इस तरह का कैटेगराइजेशन किया गया है स्टेट वुमेन कमीशन के मेंबर्स का। ठीक है, आपके कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हर उसके अलग अलग होते हैं बेटा यहां पर। अब मान लीजिए वो तो आईएएस रैंक का ऑफिसर है, लेकिन यहां पर हो सकता है जिस गवर्नमेंट ऑफिसर को बनाया जा रहा है वो कोई ऐसी वुमेन हो जो कि महिलाओं के लिए काम करती हो किसी पर्टिकुलर कमीशन के, तो यहां पर ऐसा हो सकता है। मेंबर के रूप में प्रशांत तिवारी जरूरी नहीं है कि वुमेन होगी, लेकिन चेयरपर्सन वुमेन ही होगी, ये मैंडेटरी है। Is it compulsory to take? Yes, it is compulsory, Sarita, to take 2 members as from the field of education and health of women and 2 members as social worker, जो यहां पर है 1 member from advocates and 1 member from government office। तो कैटेगराइजेशन बिल्कुल किया गया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है आशीष। आप अगर यहां पर नेशनल और स्टेट वुमेन कमीशन को कंपेयर कर रहे हैं तो वुमेन कमीशन का रिजर्वेशन है, लेकिन बाकी कमीशन में आपको पढ़ने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है इनका। तो हमने देखा था नेशनल वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और मैंने आपको बताया था नेशनल वुमेन कमीशन में बस आप एक ही फैक्ट ध्यान रख लीजिए, सारी की सारी पावर्स जो है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में ही है। यही बात यहां स्टेट गवर्नमेंट के लिए लागू होती है जब हम बात करते हैं स्टेट वुमेन कमीशन। तो याद रखिए, द चेयरपर्सन मेंबर्स ऑफ कमीशन शैल बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। और यह बात भी ध्यान रखिएगा, जितनी भी पावर इस पर्टिकुलर कमीशन में देखी जाए वो सारी की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर कितना होता है इनका टेन्योर, यहां पर इनके टेन्योर के बारे में कहा है, चेयरपर्सन एंड मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years और अप टू द एज ऑफ 65 years whichever is earlier, जो भी पहले हो, जब से उन्होंने अपना पोस्ट होल्ड किया तब से लगा के 3 साल के लिए, या फिर 65 years ऑफ रिटायरमेंट एज, जिनमें से जो भी पहले हो तब तक के लिए अपना पोस्ट होल्ड करें। चलो जल्दी से जवाब दो, नेशनल वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है? पूरा बताइए चंचल। सेम होता है बिल्कुल, 3 years और अप टू द एज ऑफ 65 whichever is earlier, यही टेन्योर है, चाहे चेयरपर्सन की बात की जाए चाहे मेंबर्स की बात की जाए। और ऐसा चेयरपर्सन और मेंबर चाहे नेशनल वुमेन कमीशन का हो चाहे स्टेट वुमेन कमीशन। कुछ बच्चे केवल 3 years लिख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैंने यहां पर उनका टेन्योर जब कहा तो आपको पूरा बताना चाहिए 3 years एंड अप टू द एज ऑफ 65। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर एक क्लॉज और आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि जो चेयरपर्सन और मेंबर से क्या वो रीअपॉइंट हो सकते हैं, तो बिल्कुल वो रीअपॉइंट हो सकते हैं, चाहे नेशनल वुमेन कमीशन के हो चाहे स्टेट वुमेन कमीशन के, दोनों को यहां पर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल बनाए। अब बात करते हैं इनके रेजिग्नेशन से रिलेटेड। तो यहां पर इन्हें अपॉइंट किसने किया, स्टेट गवर्नमेंट ने। तो ये अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करेंगे, ये अपना रेजिग्नेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ही सबमिट करेंगे। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी। मैंने एक चीज तो मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर ही कर दी यहां पर कि आप लोगों को यहां एक चीज ध्यान रखना है, सारी की सारी पावर जैसे नेशनल वुमेन कमीशन में सेंट्रल के हाथ में, वैसे स्टेट में सारी की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। तो इसलिए इस फंडे को याद रखेंगे और जैसा मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आप समझेंगे तो एग्जाम हॉल जब आप जाएंगे एग्जाम हॉल तक, तब तक आपके दिमाग में कमीशंस को या पोर्शन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अनुराग रघुवंशी जो सीईओ होता है उसका टेन्योर डिसाइड होता है उस पोर्शन के साथ जहां पे उसका अपॉइंटमेंट किया। यहां तो वो जितने टाइम के लिए कमीशन एस्टैब्लिश है उसी के अकॉर्डिंग यहां पर होता है। तो यहां पर उसका टेन्योर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग तय होता है जब वो वहां पर। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। सैलरी एंड अलाउंसेस की बात की जाए तो यहां पर वही बात आपको ध्यान रखनी है, सैलरी एंड अलाउंसेस शैल बी डिटरमाइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और यहां पर भी ये सारी की सारी जो सैलरी एंड अलाउंसेस है वो एक फंड में से दी जाएगी, ग्रांट में से दी जाएगी, जैसा हमने नेशनल वुमेन कमीशन में देखा। मतलब आपको यह बात यहां याद रखनी है कि मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन या मेंबर है तो उनका यहां
पर कोई भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट या कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से यहां पर ये चीजें नहीं विड्रॉ की जाएंगी, ये सारी की सारी विड्रॉ की जाएंगी ग्रांट से यानी अनुदान से, जिसके बारे में मैंने बताया था बजट के बाद एक पर्टिकुलर फंड प्रोवाइड किया जाता है कमीशन को, उसी में से सैलरी अलाउंसेस और सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पूरे किए जाएंगे। आशीष हम रिपोर्ट की तरफ आएंगे बेटा, तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि लाया जाता है या नहीं लाया जाता। अश्विन मैंने बता दिया आपको, अध्यक्ष सिर्फ महिला ही होगी, मेंबर महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है। आई एग्री प्रदीप, है ना? अरे आप लोग आगे क्यों बढ़ रहे हो? जब हम उस पोर्शन तक जाएंगे तब आएंगे ना। शुभम अभी हम इसके डिसीजन, अभी तो पहले स्ट्रक्चर तो पढ़े, उसके बाद देखेंगे ये प्रोसीजर कैसे होगी यहां पर, है ना? बिल्कुल। अनुदान का मतलब प्रशांत मैंने अभी भी बताया और पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं। ठीक, अब बात करते हैं रिमूवल के बारे में। तो रिमूवल कैसे होता है? डिट्टो प्रोविजन से, यहां पर जो हमने नेशनल वुमेन कमीशन में देखे थे उसी को यहां पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, अब डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा। मैंने क्या बताया, यहां पर अध्यक्ष और सदस्यों को अपने पद से, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट हटा रही थी, यहां राज्य सरकार हटाएगी। ग्राउंड्स वही है, साबित कदाचार मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी मतलब असमर्थता। याद रखने वाली बात है वो ये है कि यहां पर भी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट कर रही है, वहां पर भी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट। तो अब एक जो कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए, कमीशन चाहे स्टेट का हो या चाहे नेशनल लेवल का, अगर कहीं पर भी इंक्वायरी होगी तो वो इंक्वायरी हमेशा सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। यहां पर ऐसी इंक्वायरी, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि वो स्टेट है तो हाई कोर्ट करेगी। सो आफ्टर इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात यहां पर चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट कमीशन may be removed from his office by state government। चलिए आगे बढ़िए। कुछ और ग्राउंड, जिन ग्राउंड पर भी राज्य सरकार इन मेंबर्स और चेयरपर्सन को अपनी पोस्ट से रिमूव कर सकती है, उसके लिए कोई इंक्वायरी की नीड नहीं है। हमने वो ग्राउंड्स डिस्कस किए हैं एक बार फिर से। अगर वो दिवालिया घोषित हो जाए, एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट हो, जिसके लिए मैंने बताया इंडिया में जो लॉ एप्लीकेबल है इंडियन इंसॉल्वेंसी लॉ, उसी के अकॉर्डिंग ये चीज होती। दूसरा है उसमें इंफर्मिटी ऑफ बॉडी और माइंड यानी शारीरिक मानसिक दुर्बलता हो, बहुत कमजोर हो गया है, फिजिकली या मेंटली के वर्क नहीं कर पा रहा है, तो यहां पर उससे अपनी पोस्ट से रिमूव कर दें। नेक्स्ट हमने यहां पर देखा था, अगर अपने टेन्योर के ड्यूरेशन में वो कोई पेड एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर लेता है तो उसे पद से यहां पर हटा दिया जाएगा। मैंने डिक्लेयर कर दिया था बिजनेस की बात यहां नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही किसी वेतन वाले नियोजन। नेक्स्ट है यहां पर उसे किसी ऐसे ऑफेंस के लिए पनिश किया गया है जो मोरल टर्पिट्यूड का है, नैतिक अधमता का, जिसके लिए मैंने कहा था कैरेक्टर रिलेटेड ऑफेंसेस की बात हो रही है, जिसमें मॉरलिटी का लॉस होता हो, तो यहां पर उन पॉइंट्स के बेसिस पर इसे अपनी पोस्ट से हटा दे। तो यहां पर एक बार फिर से ब्रीफली देख लेते हैं। साबित कदाचार या असमर्थता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, ये वो दो ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड के बेसिस पर स्टेट गवर्नमेंट रिमूव करेगी चेयरपर्सन एंड मेंबर्स को, और उन ग्राउंड्स के बेसिस पर जब रिमूव करेंगे उसके पहले सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। फिर हमने देखे कुछ और ग्राउंड जिन ग्राउंड्स पर भी यहां पर स्टेट गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट रिमूव करेगी प्रूव्ड मिसबिहेव इनकैपेसिटी में, तो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी नेसेसरी। लेकिन अगर वो रिमूव कर रही है बिकॉज ऑफ द इंसॉल्वेंसी, मतलब दिवालिया घोषित होने पर, या अनसाउंड माइंड होने पर, या किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में लग जाने पर, इंफर्मिटी ऑफ बॉडी और माइंड होने पर, या मोरल टर्पिट्यूड नैतिक अधमता के किसी अपराध में दोषी होने पर, तो यहां पर उसे किसी कोर्ट की इंक्वायरी की कोई नीड नहीं। तो बिल्कुल सेम टू सेम पॉइंट्स है। और ये पॉइंट केवल यही नहीं, आप जितने भी आगे कमीशंस पढ़ेंगे उनमें भी सेम टू सेम रहेंगे। तो आपको ये चीज यहां पर क्लियर होनी चाहिए।